नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राजेंद्र देव और आप सभी का स्वागत है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रुशियल चर्चा में, क्रुशियल डिस्कशन में। और ये चर्चा है 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। इसके पिछले चर्चा के पिछले संस्करण में हमने जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनसे बात करके उनका पक्ष जानना चाहा था और उनको बिंदुवार तरीके से हमने सुना था, समझने की कोशिश की थी। अब बहुत जरूरी है कि उन लोगों की बात सुनी जाए जिनको ये महसूस होता है और जिनका ये दावा है कि उनको संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण इस भर्ती में नहीं दिया गया और जो इस लड़ाई को कोर्ट में पिछले 5 वर्षों में लड़ रहे हैं, बल्कि अपने संघर्ष को उन्होंने सड़क पर भी किया है और जो लोग सत्ता में हैं उनके सामने भी रखा है। और ऐसे ही दो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो कि पैरवीकार भी हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील कश्यप है हमारे साथ था, जो कि मुख्य पैरवीकार भी हैं सुप्रीम कोर्ट में और प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के। स्वागत है आपका सुशील। और हमारे साथ है बीना कुशवाहा, जो कि आरक्षित वर्ग की अभ्यर्थी हैं और वो उनका कहना है कि वो आरक्षण ठीक से न दिए जाने की वजह से, जो कि होना चाहिए, वो पीड़ित है और आरक्षण से वंचित है। बीना, आपका भी बहुत स्वागत है। और चूंकि लेडीज फर्स्ट, तो बीना से ही बात की शुरुआत कर लेते हैं। बीना, ये बताइए कि क्यों आपको लगता है कि जो आरक्षण आपको मिलना चाहिए था नहीं मिला है, किस आधार पर बात कह रही हैं आप? देखिए सर, जब से ये वैकेंसी आई, जब से ये भर्ती शुरू हुई, रवैया शुरू से ही गलत रहा सरकार का। कहीं ना कहीं सरकार ने ढुलमुल रवैया अपनाया। उस रवैये के बाद ये एग्जाम भी हुआ, नियमावली इसकी बाद में दी गई। उसके बाद चलिए एग्जाम हो गया, रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद 1,40,000 करीब, 46,000 करीब अभ्यर्थी पास हुए। पास होने के बाद इसकी जो वैकेंसी फिल की गई, उस वैकेंसी में ओबीसी का कोटा 27% ना देकर मात्र उन्होंने 3.86 पर सिमट दिया। और ये मैं नहीं कह रही, या इस चीज को हम ओरली रूप से नहीं कह रहे, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जो कह रही है। वो अपनी रिपोर्ट को दे चुके हैं। और हालांकि मुख्यमंत्री का खुद का स्टेटमेंट आया है कि अधिकारियों से भूल हो गई, और उस अधिकारियों की भूल के लिए उन्होंने एक 6800 की नई लिस्ट भी दे दी ताकि वो एक लॉलीपॉप दे सके। अब देखिए सर, जब ये भूल हुई है, या देखिए हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो हम न्यायपालिका की चौखट पे गए। जब न्यायपालिका ये देख चुकी, माननीय डबल बेंच का ऑर्डर आ चुका कि इस लिस्ट को रद्द कर दिया जाए, नए सिरे से दूसरी लिस्ट बना दी जाए। लेकिन सरकार चूंकि चाहती है गोल गोल घुमाना, सरकार ने जानबूझ के इस प्रोसेस को डिले किया ताकि जो अभ्यर्थी पहले से लगे हुए हैं और जो इनडायरेक्टली हमारी सीट पे लगे हुए हैं, उन लोगों ने, क्योंकि उनको सैलरी मिल रही है सर, उनके पास पर्याप्त पैसा है ताकि वो लड़ सके। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम कब तक लड़ेंगे? एक एक आमदनी हमें मिल रही होती तो शायद हम भी लड़ लेते 20-30 साल। जब उनके पास एक मोटी सैलरी आ रही है, वो कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती है। लेकिन सर, एक चीज ये भी है कि हम बाहर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, जो वैकेंसी हमारी थी, जिस पद पर हमारा अधिकार था, उस पद पर सरकार जनरल वालों को एक विशेष वर्ग को चयनित कर चुकी है। उसको सैलरी भी मिल रही है। वो इस केस को 10 साल नहीं 20 साल खींचना चाहेगी। लेकिन सरकार जानबूझकर इस केस को लंबा क्यों खींचना चाहती है? इतनी तारीखें होने के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां हो रही है, सरकार अपना पक्ष नहीं रख रही। सरकार कहीं ना कहीं भाग रही है। और ये बुनियाद माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी है, कोर्ट का डिसीजन भी है। तो कहीं ना कहीं ये वर्बली बात नहीं है, कहीं ना कहीं साक्ष्य है इस चीज की। नहीं, लेकिन आप ये कह रही हैं कि ये जो 6800 की लिस्ट सरकार ने निकाली, इस गलती को स्वीकार करने के बाद कि आरक्षण उस मात्रा में नहीं दिया गया जिस मात्रा में दिया जाना चाहिए था, अभी भी आपको लगता है कि वो 6800 की सूची अपर्याप्त है और नाकाफी है और आरक्षण कहीं ज्यादा सीटों पर नहीं दिया गया है? देखिए सर, जब कृष्ण भगवान ने एक डिमांड की थी कि मैया मुझे चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए, तो उनकी मां ने थाली में चंद्रमा का प्रतिबिंब दे दिया था। तो ये प्रतिबिंब ही हमारी बीजेपी सरकार हमें दे के बैठ गई कि ये लीजिए 6800 लीजिए और आपस में बांट लीजिए और आपस में बट जाइए। तो वास्तव में हमें वो 6800 नहीं चाहिए था, हमें कभी नहीं चाहिए था। हमारी सीट अगर 27% में हमें 40 सीट मिल रही है, हमें 40 दे दीजिए। हमें 68 मिल रही है, 68 दे दीजिए। हमें 6800 नहीं चाहिए, हमें 27% जनरल के नीचे पूरा दे दीजिए जो अनरिजर्व है। अनरिजर्व एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है सर।
उस सबके लिए ठीक है, ऑल राइट, मैं आपकी बात समझ गया। अब हमारे साथ सुशील कश्यप भी जुड़े हुए हैं, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में वो पैरवीकार है, उनकी बात भी सुनना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि सुशील को फ्रेम में लाया जाए, हमारे दर्शक इनको देख लें। बीना जी की बात आई है, आता हूं मैं बीना, मैं आपके पास। आप कह रही है कि जी सर। अनरिजर्व मतलब ये नहीं कि जनरल है। अब सुशील आप ये बताइए कि कोर्ट में आपके हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट में अब तक सुनवाई क्यों नहीं हुई, और कौन है इसके पीछे? सबसे पहले तो हम आरक्षित वर्ग की आवाज उठाने के लिए आपको, आपके सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना होने के पीछे तो बहुत ज्यादा हम डीपली नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर बता पाएंगे कि कहीं ना कहीं सरकार का आंतरिक रूप से हस्तक्षेप है। लिहाजा इसी कारण से जो उसकी लगातार करीब 15 से 20 डेटें पड़ी, जिस पर एक भी सुनवाई नहीं हो सकी। 9/9/2024 को सीजीआई साहब के कोर्ट में जो पहली हियरिंग हुई थी, उससे लगा था कि ये मुकदमा इसी सप्ताह डिसाइड हो जाएगा, लेकिन इस जजमेंट ने ये कहा था कि 31 मार्च 2025 तक ये जो कार्यरत शिक्षक है इनको डिस्टर्ब ना किया जाए। तब तक वो जब सुरक्षित थे तब स्टे करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अच्छा। करके सरकार ने, कोर्ट ने ये हम आरक्षित वर्ग को सिर्फ आर्थिक रूप से तोड़ने की सिर्फ साजिश की और कुछ नहीं। हम लोग लॉर्डशिप को मेंशन करते हैं कि हमारे मुकदमे को सुन लिया जाए। मात्र 5 मिनट का मुकदमा है, लेकिन लॉर्डशिप कह रहे हैं कि मार्च में आइए, अप्रैल में आइए, हमारे पास इससे भी बड़े बड़े मैटर लगे हुए हैं, हम अभी इसको नहीं सुनेंगे। क्या मतलब कि इसमें क्या मजबूरी है? लॉर्डशिप भी इस पे इग्नोर कर रहे हैं, सरकार तो जानबूझ करके लीपापोती कर ही रही है। अब बहुत ज्यादा डीपली तो सर इसमें हम नहीं बता पाएंगे क्यों इसकी हियरिंग नहीं हो पा रही। मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि मुख्य रूप से इसमें सरकार की भूमिका हो सकती है कि अभी तक ये हियरिंग नहीं हुई है। सुशील एक चीज बताइए, पिछले दिनों मेरी एक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी से बात हो रही थी, जैसे अभी आपसे हो रही है, और मैंने उनसे पूछा कि इतने बड़े स्तर पे आंदोलन चला और सरकार ने भी स्वीकार किया कि हाँ गलती हुई है, तभी बाद में 6800 की लिस्ट जारी हुई, और आप ये कह रहे हैं कि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? तो जो उनका सबसे तर्क था वो ये था कि ओवरलैपिंग जो है वो अलाउड नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में इस बात को कहा है कि एक बार किसी चीज का लाभ दे दिए जाने के बाद वह अभ्यर्थी दोबारा उसको क्लेम नहीं कर सकता। उनकी सारी बात का लब्बुलुआब मुझे यही समझ में आया, इस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिएगा कि एक कोई भी जजमेंट होता है वो सभी पर रिलाई नहीं करता है। हाँ, अलग अलग जजमेंट होते हैं, अलग अलग जो मैटर पे वो रिलाई करते हैं। बेसिक एजुकेशन एक्ट 1981 में 1 ईयर एग्जाम है, एक दिवसीय परीक्षा है, जहां पर ओवरलैपिंग मैंडेटरी है, ओवरलैपिंग होगी, 100% होगी। इसी बात को लेकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सिंगल बेंच हाई कोर्ट में इस बात को कह रहे थे कि इनकी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। जो लेस देन मार्क गेन किए हैं रिजर्व के इक्वल, उनको उनकी कैटेगरी में ट्रीट करना चाहिए, लेकिन एकल पीठ ने भी डिनाई किया, डिवीजन बेंच ने उनके अगेंस्ट जजमेंट दिया। अब जब एकल पीठ डिवीजन बेंच ने इस बात पे मोहर तो लगा दी ना कि बेसिक एजुकेशन एक्ट 1981 जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली है वो एक दिवसीय परीक्षा है, उसमें वो कैंडिडेट ओवरलैप करेंगे जो अनरिजर्व के इक्वल मार्क गेन किए हैं। तो बात तो सर इसी में खत्म हो गई ना यहाँ पे कि इसमें तो ओवरलैप होंगे, 100% होंगे। अगर एकल सिंगल बेंच ने इसको काट दिया होता, डिवीजन बेंच ने काट दिया होता तो मानते। उसमें जितेंद्र सिंह का सेटिसाइड लॉ है, रामचंद्र मौर्य का जो है वो का जो है ला है, तो उसको तो सब नहीं काटा जा सकता ना। अब ये कहना, ये मानते हैं कि सभी जगहों पर ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, लेकिन बेसिक एजुकेशन एक्ट में तो 100% होनी ही है। ये आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई सुशील, ये जो एक दिन की परीक्षा है उत्तर प्रदेश में, और जो 1981 की बेसिक शिक्षा जो अधिनियम है उसके मुताबिक यहाँ पर एक दिन की परीक्षाओं में ओवरलैपिंग अनिवार्य है, या हो सकती है, आप ये कह रहे हैं? होगी, हो सकती नहीं, होगी ही उसमें। ठीक है, मतलब कि करना ही पड़ेगा इसमें,
इसी बात का लेकर के तो मैंने मुकदमा किया था, जो मैंने पहले भी मुकदमा फाइल किया था सर, तो इसी बात को लेकर किया था कि राज्य सरकार ने जो मोर देन मैक्स मार्क रिजर्व कैंडिडेटों ने, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेटों ने गेन किया है, उनकी काउंटिंग रिजर्व में नहीं की जाएगी, उनकी काउंटिंग अन रिजर्व में की जाएगी। अन रिजर्व इन द सेंस ओपन कैटेगरी, ओपन कैटेगरी इन द सेंस सभी वर्गों के लिए, उसमें विशेष वर्ग, सामान्य वर्ग या एक विशेष वर्ग का कोई मतलब नहीं, उसमें जो अपनी मेधा के बल पर जगह बना पाएगा वो वहां पे अन रिजर्व में रहेगा। से 27%, 21%, 2% की कैटेगरी में रहेंगे। ये बहुत ही, ये आपने जो काउंटर प्रस्तुत किया है ये हमारे दर्शकों को समझने में बहुत मदद करेगा। बीना के पास वापस चलेंगे। बीना को स्क्रीन पर लाया जाए। बीना, आप ये कह रही थी 3.86% रिजर्वेशन दिया गया ओबीसी वर्ग को, दिया जाना चाहिए था 27%, आप कह रही है 3.86% दिया गया। अच्छा, मैं उस दिन जब अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी से बात कर रहा था तो उन्होंने एक बहुत चौंकाने वाली बात मुझसे कह दी, मुझे लगता है आप दोनों को सुननी चाहिए, सारे दर्शकों को सुननी चाहिए। वो ये कह रहे थे कि रिजर्व्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एप्लीकेंट्स थे, इस पूरी लिस्ट में शिक्षक भर्ती की, उनकी तादाद 72 से 73% है। मैं चौंक गया था, जैसे अभी आपको बताते वक्त जो विस्मय के भाव मेरे चेहरे पर हैं, इससे ज्यादा थे। वो ये कह रहे थे कि कहां आप सर ये बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, 72 से 73% रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं और उनका नाम उस लिस्ट में है। इस पर आपका टेक क्या है? देखिए सर, ये जो एक स्टेटमेंट है, इस स्टेट में उनको योगी जी भी दे चुके हैं कि हमने इतने 1000 कैंडिडेट ओबीसी वाले सिलेक्ट कर लिए, या हमने इतने 1000 अभ्यर्थियों को सीट दे दी। सर, अगर मेरा चयन जनरल में या अनरिजर्व में हो रहा है, तो मैं अगर अनरिजर्व का सारा क्राइटेरिया क्रॉस करती हूं तो मैं वहां ओबीसी में कहां रह गई, मैं एससी कैटेगरी में कहां रह गई? वो स्पेशल वर्ग के लिए नहीं है, वो सीटें हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस कैंडिडेट के लिए जो उस क्राइटेरिया को फाइट करता है, को क्रॉस करता है। अगर मैं अनरिजर्व में जा रही हूं तो वो तो मेरी सीट तो हो ही सकती ना, वहां मैं ओबीसी में तो बची ही नहीं सर, वो तो मैं अनरिजर्व की सीट ले गई। ओबीसी वाला जो ओबीसी के क्राइटेरिया में रहेगा वो ओबीसी की सीट लेके जाएगा। जब मैं अनरिजर्व कैंडिडेट से ज्यादा क्रॉस कर रही हूं अपने मार्क स्कोर को, या जो सारे क्राइटेरिया उसको क्रॉस कर रही हूं, तो मेरी सीट तो अनरिजर्व की हो गई। अब वहां 73% मिलता है मुझे या 73,000 मिलता है, डजंट मैटर। वहां जितनी सीटें अगर मैं फाइट करती हूं तो वहां मेरा राइट बनता है अनरिजर्व का, ना कि मेरी कैटेगरी का। वो सीट कैटेगरी के लिए अलग रिजर्व है। मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं आपकी बात। आप ये कह रही हैं कि अगर रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति जनरल के कट ऑफ में आता है या उसकी मेरिट में जाता है तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में जाता है तो उसको जो है रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं माना जा सकता, आप ये कह रही हैं मोटे तौर पर? जी सर, बिल्कुल। ऑल राइट, ठीक है। अब मुझे ये बताइए बीना, की क्या आपको उम्मीद दिखती है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी इस मामले पर सुनवाई करेगा और कोई डिसीजन लेगा? देखिए सर, उम्मीद है, उम्मीद के लिए ही हम लड़ रहे हैं। उम्मीद है इतने सालों से, इसलिए हम यहां तक आए हैं, वरना हम एक आम अभ्यर्थी और सरकार बहुत बड़ी चीज है। मैं भी मानती हूँ इस चीज को, सरकार के इशारे पर ही सारी चीजें चलती हैं, हमारा मीडिया, हम लोग, हमारे सारी चीजें मीडिया सरकार के इशारे पर ही चलती है। लेकिन कभी तो वो वक्त ऐसा आएगा, कभी तो उस समय का हमें इंतजार है कि शायद सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनेगा। कभी तो मजबूरी में हो सकता है, शायद हमारी मजबूरी कभी समझ में आए उन्हें। अभी जो डिले हो रहा है ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा आपके लिए। सर, ये हम जानते हैं कि हमारे परिवार कैसे चल रहे हैं, हम जिंदा कैसे हैं। वास्तविकता ये है, हम जिस प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वहां हमारा किस तरीके से कितना शोषण होता है, शायद वो अभ्यर्थी नहीं समझ सकता जो दूसरे की सीट लेके बैठा है और जो दूसरे की सीट पे नौकरी कर रहा है। अच्छा, दूसरे की सीट से मुझे ध्यान आया, सुशील को फ्रेम में लाए। सुशील, आप लड़ रहे हैं इस केस को और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के। एक बात जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ने कही थी पिछली चर्चा में और मैं समझ नहीं पाया था। वो कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए लेकिन वो है, जिनको इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए, जिनको नौकरी में नहीं होना चाहिए वो है। अभी बीना भी यही बात कह रही है कि तकलीफ तब होती है जब वो व्यक्ति जिसको नौकरी करनी चाहिए वो बाहर बैठा है, वो प्राइवेट सेक्टर में संघर्ष कर रहा है, और वो व्यक्ति जिसको इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, नौकरी नहीं करनी चाहिए थी, वो नौकरी कर रहा है। ये एक कॉमन बयान है, ये वो व्यक्ति भी दे रहा है जो कह रहा है कि मैं अनरिजर्व कैटेगरी का हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और ये बात बीना भी कह रही है और आप भी मुस्कुरा रहे हैं। जरा समझाइए, इसको सिंप्लीफाई करिए तो, ऐसा क्यों हो रहा है, ये बयान एक ही जैसा क्यों आ रहा है?
देखिए, जो अनरिजर्व कैंडिडेट ने आपको बताया है वो सही बात बताई है। जैसा कि उन्होंने जो एसएलपी फाइल की है रवि सक्सेना एंड अदर्स की, उसमें उन्होंने खुद बताया है कि हम 10,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अगर लॉटरी बाहर कर दिया जाएगा तो हम लोगों ने लोन ले रखा है, तमाम प्रकार के अपनी फैसिलिटी में व्यवस्थाएं कर रखी है लोन के माध्यम से, उनका जीवन दोभर हो जाएगा। ये उनकी एसएलपी है जिनकी डायरी नंबर 38,554। सर आप भी देखिएगा, इसमें वो खुद लिख करके आए हैं कि हम 10,000 ऐसे लोग हैं, अगर हमको बाहर कर दिया जाएगा तो मेरी रोजी रोटी पर जो है धक्का लगेगा, नुकसान होगा। तो हम का मतलब ये है कि वो खुद बता रहे हैं कि हम गलत, मतलब कि क्या बताएं कि वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम ही लोग हैं ऐसे जो 10,000 लोग हैं कि जो गलत तरीके से हम नियुक्त हुए हैं। लेकिन अब 10,000 वो कह रहे हैं, राज्य सरकार 6800 की लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन कोर्ट ये कह रही ना 6800 ना 10,000 कुछ नहीं, आप पब्लिक डोमेन में एक लिस्ट लाओ, प्रॉपरली सारी चीजें डिस्क्लोज करते हुए, नाम, पिता का नाम, डीओबी, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कितने क्वालिटी पॉइंट है, किसका किन वर्ग में चयन हो रहा है। इसी बात को अगर सरकार ला करके सामने रख दे, विवाद खत्म, चाहे रिजर्व का हो चाहे रिजर्व का हो, सभी के मुंह पे ताला लग जाए। ये लिस्ट दे नहीं रही सरकार, लिस्ट दे दे तो सर आपका भी डिबेट करने का भी ये जो है मौका नहीं मिलेगा, सारी बातें डिस्क्लोज हो जाएंगी। लेकिन राज्य सरकार पार्शियली हम लोगों को रेक्टिफाई की हुई है। 6800 को पहले हम रिजर्व के पूरे कैंडिडेट प्रदेश के एक संगठन, एक बैनर पर लड़ रहे थे, लेकिन सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत ये सोचा कि ये तो बड़ा संगठन तैयार हो गया पूरे प्रदेश में, ये तो इनको तोड़ो किसी तरीके से, तो एक पार्सली लिस्ट इन्होंने रेक्टिफाई कर दी। 6800 की लिस्ट और 2 भाग दी। अब उसमें ये हो गया 6800 कैंडिडेट अलग हो गए, अन्य कैंडिडेट अलग हो गए। लेकिन जो पहले दिन मुकदमा फाइल किया जो है कि महिंदपाल एंड अदर्स 1356 2020, उसी को लीड करते हुए आज उच्चतम न्यायालय में वही लीड कर रही है मुकदमा। और पहले दिन ही सीजेआई साहब ने कहा जो उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ की डिवीजन बेंच ने जजमेंट किया है उस जजमेंट में कोई कमी नहीं है, कोई बात नहीं है। उसके बावजूद भी जो एक वो चला है कि रिटायरमेंट के करीब प्रलोभन मिलता है, राज्यसभा वाला किसी बड़े पद पर एचआरडी मंत्रालय में जो है आयोगों का नियुक्ति हो जाना, सर आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके वजह से तो नहीं कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, आपकी बात मेरे तक आ गई और जहां तक जानी थी चली गई। जी, लेकिन एक बात बताइए, कितने पिटिशनर्स हैं, कितने कुल पिटिशनर्स हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट में, संख्या बताइए। देखिए सर, एग्जैक्टली तो इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जिनको मैं लीड कर रहा हूं तो मैं तो अपनी कैंडिडेटों की संख्या करीब 250 से 2500 से अंडर, मतलब 3000 ही होंगे। और भी तमाम जो है कि फाइलिंग कर रहे हैं जो लोग। लेकिन ये कि जो है क्या कि एक्चुअली है कि जो प्रॉपरली है वो 2500-3000 4000 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रॉपर वे में है। वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, वो उनको एंटरटेन करती है नहीं करती है, जो अन्य लोग बीच में आकर के घुस क्या है कैसे है वो तो सब कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर सरकार चाहती इसका कोई सम्मान हल निकालना, हम लोग भी ये चाहते हैं कि जो लोग जॉब में हैं उनका जॉब ना जाए, उनकी नौकरी ना जाए, उनका कोई दोष नहीं है। इसमें दोष है ब्यूरोक्रेसी में बैठे वो लोग जो सरकार की चापलूसी करना चाहते थे, चापलूसी के बल पर वो अपना प्रमोशन चाहते थे, किसी की मतलब ज्यादा करीबी होना चाहते थे। इस ऐसा करके उन्होंने सरकार को बदनाम कराने, उनका भी कहीं न कहीं हाथ है कि सरकार बदनाम हो। जिस उम्मीद के साथ में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम युवाओं ने भी दमखम लगा करके योगी आदित्यनाथ की सरकार, मोदी की सरकार को लाए थे और ये सोचा था कि जो पूर्ववर्ती सरकारें रहीं जहां भ्रष्टाचार और तमाम प्रकार के जो लिटिगेशन थे, लेकिन इनकी सरकार में ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर जब से सरकार आई तब से हम लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। पहले दिन से अगर संघर्ष ना किए होते तो शायद आज ये लड़ाई इस मुकाम पर ना पहुंचती। नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन ये बात तो साबित हो गई ना कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में आरक्षित वर्ग का नुकसान किया है। अब अगर हमारी बात ना मानी जाए, अदालत की बात ना मानी जाए, तो आपने स्वयं इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमसे गलती हुई है। गलती हुई तो आपने आंशिक माना है, पूरी गलती नहीं माना। जिस दिन आप पूरी गलती मान लोगे ये इसका चैप्टर क्लोज हो जाएगा।
एसएलसी में दाखिल होकर की बात आ रही है, सारी चीजें जो है पूरी तरीके से सारे लोग जग जाहिर हो गए हैं, सरकार भी जान रही है, विभाग के मंत्री भी जान रहे हैं। अभी करीब 1 साल पहले जो बेसिक शिक्षा मंत्री नए बनाए गए हैं, इन्होंने इनके यहाँ मीटिंग हुई, मैं गया और कहा कि सर आप ही लिस्ट मांग करके देख लीजिए, आप हमारे ओबीसी बिलोंग समाज से आते हैं, आप बता देंगे कि सुशील जी लिस्ट में कोई अनियमितता नहीं है, हम दोबारा आपका दरवाजा खटखटाने नहीं आएंगे। उन्होंने बुलाया सचिव को, उसे कहा क्या दिक्कत है, तो सचिव ने सर नीचा कर लिया, जवाब नहीं दे रहे थे। अब हम लोग भी थे इसलिए जवाब नहीं दिए, हम लोग बाहर आए होंगे तो बताए होंगे किसमें ये मामला है सर, अगर हम बाहर लिस्ट को बाहर कर देते हैं तो ये चोरी साबित हो जाएगी, हमारी नौकरी फंस जाएगी। तो ये बहुत अंदर खाने तक बात है कि सरकार में 69,000 भर्ती यूं कहो कि पूरी तरीके से घोटालों की भेंट चढ़ गई है, जिसमें ओबीसी एससी वर्ग से आने वाले होनहारों की करीब 20,000 परिवारों का दिया बुझा दिया है सरकार ने। अभी भी इसके पास समय है कि जो अदालत में लड़ रहे हैं उनके साथ न्याय कर दे, उच्चतम न्यायालय में पहुंचकर अपनी बात बताए और वहां पे समझौता कर ले। जितने कैंडिडेट लड़ने वाले हैं जो न्याय के लिए गुहार याची लाभ की बात कर रहे हैं आप सुशील, आप याची लाभ की बात कर रहे हैं। देखिए कि पहली बात तो मैं मेरिट की बात कर रहा हूं कि अगर आप हमें नहीं देना चाहते हो या जितने लड़ने वाले कैंडिडेट उन्हें नहीं देना चाह रहे हो, ठीक है, तो सर मेरिट पे बहस कर लो। अगर मेरिट पे भी नहीं बहस करना चाहते हो तो पिटिशनर एक्कोमोडेशन पर आकर के बात कर लीजिए, गलती हुई गलती स्वीकार कर लीजिए, जितने कैंडिडेट लड़ने वाले हैं उनको जो है आप रिलीफ दीजिए, एक्कोमोडेट कर लीजिए। ठीक है बीना, आप एक बात बताइए, और मुझे लगता है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी, ये याची लाभ की बात अभी सुशील कश्यप भी कह रहे थे। अच्छा, याची लाभ की बात कमाल की बात है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति थे वो कह रहे थे कि बिल्कुल जो लोग भी उधर से हमारी तरफ से संघर्ष कर रहे हैं, कोर्ट में ठोकरें खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, बड़े सीमित संसाधनों में संघर्ष कर रहे हैं जीवन का, उनको याची लाभ देके मामले को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, एक विकल्प है। तो क्या इसके लिए बिना या सुशील आप लोग की कभी बात हुई सरकार के प्रतिनिधियों से कि ये भी मार्ग हो सकता है इस मसले को हल करने का? देखिए, सरकार के प्रतिनिधि तो हमें सांत्वना दे ही रहे हैं, वो उस समय से दे रहे हैं जिस समय से हम उनके चौखट पे जा रहे थे, उनसे बार बार मिल रहे थे, हम इको गार्डन भी जा रहे थे, हम कोर्ट भी गए, डिसीजन भी आए, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव दिया, लेकिन कभी पॉजिटिव करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा आपके साथ अन्याय नहीं होगा, अधिकारियों से भूल हुई, उस भूल को सुधारा जाएगा, लेकिन उस भूल का खामियाजाना हम क्यों भुगते हैं? हमारी तरफ सरकार एक दिखावे के लिए सोच रही है या फिर एक ओबीसी केवल वोट बैंक रह गया है? सिर्फ वोट के नाम पे ओबीसी याद आता है, उसके अलावा ओबीसी कभी याद नहीं आता। अगर सरकार चाहे तो 5 दिन नहीं होंगे हमको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर सरकार वास्तव में करना चाहती है, इस पूरे मामले को सुलझाना चाहती है, तो रास्ते सरकार के पास एक नहीं 4 है। सरकार उस रास्ते पर चलकर तो देखे जहां सॉल्यूशन है। सरकार वास्तव में उस रास्ते को अपनाना ही नहीं चाहती सर, जहां सॉल्यूशन निकले। सरकार चाहती तो जब 13 अगस्त को ये लिस्ट आई, खारिज करने के लिए ऑर्डर आया, तो सरकार चाहती तो वही ऑर्डर निकाल देती। सरकार ने कहा भी हम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कहना और करना दोनों ही चीजें अलग हो जाती है सर। कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। तो चाहे सरकार कुछ भी कर सकती है। तो इस मामले में खूब पॉलिटिक्स हो रही है, आप ये कह रही हैं? सर, इस मामले में सिवा राजनीति के कुछ हमें मिला ही नहीं है जब से हम देख रहे हैं, बल्कि हमें खुद राजनीति का मोहरा बना दिया जाता है कि नहीं जी उस पार्टी से हैं, उस पार्टी के भेजे हुए लोग हैं, इस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं इसलिए आगे बैठ गए। हमें पार्टियां नहीं चलानी है, हमें घर चलाने हैं। हमें नौकरी दे दें, चाहे वो 85 लाख से दें, चाहे मेरिट बेस पे दें, चाहे कैसे भी दें, एक रास्ता निकालें, हम अपने घर जाएं, सरकार अपनी चलती रहे, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। सुशील, पॉलिटिक्स कैसे खत्म होगी? जो पॉलिटिक्स वाली बात है, जो बीना कह रही हैं, जो आप कह रहे हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग कह रहे हैं, सब आप लोग कह रहे हैं मिलकर कि इस मामले में पॉलिटिक्स हो रही है और इसी वजह से ये मामला अटका हुआ है, तो ये पॉलिटिक्स कैसे हटेगी इसमें से? देखिए सर, आपको चैनल के माध्यम से बता दें कि जब ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और उस समय लिस्ट आई तो इनसे संपर्क किया तो कहा गया सर हमारे साथ अन्याय हुआ है, आप ही कोई इसका रास्ता निकलवाइए। तो कहा देखिए भाई, हम सरकार में है नहीं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, आप अदालत जाओ। हम अदालत गए। उसके बाद में
समय बदलता गया, पाला इन्होंने बदला, फिर भाजपा में आ गई है। फिर हमने इनकी चरण बंदगी करना शुरू किया और इनके आगे पीछे नाचना शुरू किया कि अब ये सरकार में आ गए हैं, इन्हीं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके कोई सम्मान हल निकलवाया जा सके। फिर इनका आवास माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने ही इनको मिला हुआ है। गए एक दिन अपने साथियों के साथ, बैठे मिले, बातचीत हुई, कहने लगे तो उन्होंने रोरली शब्दों में ये कहो कि डांटते हुए हम लोगों को कहा, क्यों इतना मुकदमा कर दिया आपने? मुकदमा क्यों, क्या क्या जरूरत थी आपको मुकदमा करने की? तो हमने कहा सर आपने तो कहा था मुकदमा करिए, तब मैंने मुकदमा किया, अब आप कह रहे मुकदमा न करिए। तो कह रहे हैं कि आप जाइए यहां से, आप लोग नेतागिरी कर रहे हो। ठीक है, तो वो आप मैंने ये देखा। बताइए, आप यही बताइए कि ऐसे ही लोग जो हैं एक बार हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि मुकदमा करिए, उसके बाद में जब पाला बदल करके सरकार में आ जाते हैं तो कहते हैं कि मुकदमा क्यों कर दिया। फिलहाल हम ये चाहते हैं कि हम लोग राजनीति के भेंट न चढ़े। हम लोग जो है प्रतियोगी छात्र हैं, कड़े संघर्ष के बाद में इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। एमएससी बीएड करके व्यक्ति बीएड वोड करने में कितने खर्चा आता है सर आप जानते हैं, लाखों रुपए का खर्चा आता है, वो सभी के लिए व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है। सरकार के पास अभी भी विकल्प है, वो चाहे तो उच्चतम न्यायालय में बात करके हम लोगों से या कोर्ट को बता दे कि जो गलतियां हैं मैं सुधारूंगा, या जितने कैंडिडेट हैं मैं इनको राहत देंगे, बात खत्म हो जाए। अन्यथा की स्थिति में सर आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि सरकार वहां भी नहीं बचेगी, पर फर्क इतना है कि समय जितने दिन उनको जो बख्श दे। आज नहीं, आज दत्ता साहब ने सुन रहे, कोई तो आएगा ही, कोई तो न्याय करेगा। कानून को कोई नहीं खा सकता है ना। क्या वो डीजीपी होगा, किसी के साथ मारपीट करेगा, क्या उसके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखा जाएगा? एफआईआर लिखा जाएगा, चाहे जो भी होगा। कानून कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी तरीके से नौकरियों में भ्रष्टाचार पनपता रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है, उनके खिलाफ जेल जाने का कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है, तो इसलिए उनके हौसले तो बुलंद रहेंगे। क्या होगा, लड़के लड़ेंगे, मरेंगे, कुछ दिन बाद रिटायर होकर के घर चले जाएंगे। जिन्होंने ये गलत काम किया है, सबसे पहले तो उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, उसके खिलाफ जो है विधि व्यवस्था में जो है कि मुकदमा चलना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो चौटाला साहब थे, वो जेल में जा सकते हैं, तो क्या यहाँ पे जो सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे, उनके कार्यकाल में घटना घटी, ये बेसिक शिक्षा भर्ती हुई, उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके, क्योंकि आला जो है कि सर्वे सर्वा वही थे, मंत्री थे, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। इस बात की मांग आज नहीं, जब तक रहेंगे तब तक करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग की जो ये आप लोग का जो सारा मामला है वो बहुत जल्दी इसका हल निकले, क्योंकि एक अंग्रेजी की कहावत है, आप लोग जानते होंगे, डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला न्याय जो है वह न्याय के बराबर होता है। तो अन्याय जो है वो ना हो किसी के साथ, और इसका एक ही तरीका है कि जल्दी से जल्दी इस मामले में न्याय मिले। मेरी समझ शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। बहुत खुलकर आप लोगों ने आज बातचीत की। बहुत धन्यवाद बीना, और बहुत धन्यवाद सुशील यहाँ पर आने के लिए और बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच।